जय हिंद कैडेट्स। आवाज सभी को आ रही होगी, जानी पहचानी तुम्हारी आवाज है जो तुमने शॉर्ट्स में सुनी है, 30 मिनट सीरीज में सुनी है और 10 के दम में सुनी है। तुमने इन तीनों चीजों को बहुत ही सराहा, रिकग्निशन दिया और तुम्हें फायदा भी हुआ। ढेरों बच्चों के मैसेज कॉल सब आए। तुमसे दो बातें करना चाहता हूं, पहले दो बातें सुन लो। 30 मिनट सीरीज हमने सबसे पहले लाई थी, उससे तुम्हें फायदा क्या हुआ? मैंने दिखाया कि पिछले 15 पेपर्स में हर एक पेपर में 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें अगर नॉर्मल माइंड होके अपने को एक आराम से देखने पे 30 क्वेश्चन तुम्हारे निकल जा रहे थे और तुम्हें अच्छा भी लगा, एक नया माइंडसेट मिला। और 1 मिनट सीरीज में भी मैंने तुम्हें हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो खूब बताया, तुमने उसकी प्लेलिस्ट भी खूब देखी। 10 कदम सीरीज सबसे ज्यादा पसंद की है तुम लोगों ने, जितने भी 15-16 लेक्चर उसके आए हैं, हर एक चैप्टर को उसको जबरदस्त तुमने सराहा है, कमेंट किया है, इवन लाइक से ज्यादा कमेंट। हाँ, सब्सक्राइब तुम लोग करना भूल जाते हो या थोड़ा सा प्रमोट नहीं करते हो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करते रहोगे, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी तो और अच्छा लगता रहेगा और अच्छे हम कंटेंट के लिए हम एक मोटिवेट होते रहेंगे। इसके बाद हमने प्रॉमिस किया था कि 1 आवर एपिसोड लाएंगे या 1 आवर शो लाएंगे जिसमें हम हर एक पेपर के 60 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो अभी हाल फिलहाल में पिछला पेपर हुआ है 2025 का, इसके 60 क्वेश्चंस देखेंगे। पहले मुझे लगा मैं पीपीटी बनाऊं, उस पर सॉल्व करूं, नहीं, पेपर देखेंगे तो उसकी एक अलग फीलिंग आएगी। सामने तुम्हारे पेपर मैंने लिखा है, ये भी साइकोलॉजिकल एक मैंने अप्रोच लिया है कि तुम्हें समझाएं और मेरा थिंकिंग पे ही ज्यादा तुम्हारा फोकस रहता है कि हम कैसे तुम्हारी थिंकिंग पे करें, तुम्हें मैथ सिखाएं कैसे। पढ़ तो दुनिया में रहे ही, जितना हमें कम टाइम मिला था बस हमारा सफर और तुम्हारा साथ 1-1.5 महीने का है, उसमें कुछ न कुछ मैंने तुम्हें फायदा ही कराया होगा। अगर फायदा कराया हुआ होगा तो मुस्कुरा दो और आगे बढ़ो। चलो मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। देखते हैं 2025 का पेपर है, सेट ए है, सभी लोगों को ऐसे ही पेपर निकाल के सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे रडार में आता है या नहीं आता। बिल्कुल आता है, मैं तुम्हें सिखा के आया हूं। सम ऑफ फर्स्ट के टर्म, ये एन स्क्वायर प्लस एन क्वाड्रेटिक होता है, 10 का दम। एपीजीपी की देख लेना जाके, तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर। इसको देखते ही देखते तुम्हें कॉमन डिफरेंस पता हो जाना चाहिए। डी डी क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसका, तो 2 टाइम्स करोगे तो 6 आ जाएगा, है ना। अब देखो कॉमन डिफरेंस 6 किसमें बता रहा है? कॉमन डिफरेंस 6 एक जगह केवल इसमें बोल रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन टिक करोगे तुम्हारा क्वेश्चन है हो गया। केवल इतने से एफर्ट से क्वेश्चन हो जा रहा था, अगर ये छोटी सी बात तुम्हें पता थी। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तुम सब कुछ निकाल सकते हो इस डायरेक्ट अप्रोच से। खूब मैंने सिखाया, मैंने कई क्वेश्चंस कराए हैं और जो चैप्टर वाइज ट्रिक्स भी कराई हैं उसमें भी मैंने तुम्हें बताया। क्वेश्चन ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन हमारी जोन में है या नहीं है, हमारी रडर में आता है या नहीं आता है। चलो इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमें कैलकुलेट करना पड़ता। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ जीपी इन 5 टर्म्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट, थोड़ा बोला गया है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी इसमें लेंदी कैलकुलेशन लग रही है, हो सकता है तो मैं हिट कर जाए तो हो भी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ईगो लेके मत बैठना कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा था, मुझसे। मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है, हो सकता है तुमसे 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन रहे हो या मुझसे वो वाले 20 क्वेश्चन ना बन रहे हो, ये बन रहे हो। बिल्कुल फ्रेंडली अपने माइंड को मिलाते हुए हमें चीजें देखेंगे, इसमें 60 क्वेश्चन कौन से तुम्हारे बहुत आसानी से हो सकते हैं, ये मैंने बताया है तुम्हें। सम ऑफ फर्स्ट एक टर्म थोड़ा छुड़वा दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स, जैसे एक्सीड बोला मतलब डिफरेंस, अल्फा माइनस बीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें बता के आया हूं। वो क्या बता के आया हूं? स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए। ए इसमें कितना है? 1 है, तो स्क्वायर रूट डी, केवल स्क्वायर रूट डी आएगा। उसकी वैल्यू इसने दे रखा है 2√3। अब तुम एक नॉर्मल अप्रोच लगाओगे, अब इसको सॉल्व करने नहीं जाओगे। यही तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच में कई क्वेश्चंस में सिखा के आया हूं कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे कि डी की वैल्यू 2√3 आ जा रही है। तो सबसे पहले 3 पुट करके देखोगे, के की जगह पे 3 पुट करोगे तो बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ये तो बिल्कुल नहीं देने वाला। ये नहीं देने वाला है तो आगे बढ़ जाओगे। ये बताने में भले मुझे टाइम लगे, तुम पुट करके माइंड तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट टाइम में दिमाग अच्छा काम करता है। बी ऑप्शन पुट करोगे तो 20 में रखोगे। मैंने इवन तुम्हें ये भी सिखाया कि ऑप्शंस को स्मार्टली कैसे टैकल करें। तो जैसे इसमें 6 पुट करोगे तो 36 आ जाएगा, माइनस 4ac। ए तुम्हारा कितना है? 1 है। सी कितना है? 6 दोनों जगह पे हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। ये कितना आ गया? ये 12 आ गया। तो मुस्कुरा दो कि इसकी वैल्यू कितनी लिखी है? 2√3। यही ऑप्शन हो गया। 6 टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं एक्स्ट्रा लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे सामने फोर्थ क्वेश्चन लिख रखा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये केवल वैल्यूज लिख रखी है। बोला है x प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 4 और y प्लस 5 अपॉन एक्स इक्वल टू -।
देखो, इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, y को मल्टीप्लाई करो, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कभी ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू टाइप का कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले कुछ वैल्यू सोचोगे उसमें कि क्या हम वैल्यू पुट करें। तुम्हारे माइंड में 1 और -1 का आइडिया अगर आया हो, तो 1 पुट करके देखो। 1 यहाँ पे पुट करोगे, x की जगह पे 1 पुट करो, y की जगह पे -1 पुट करो, तो नहीं आएगा। तो -1 x की जगह पुट करो और 1 y की जगह पुट करो, तब देखो कितना आएगा, आ जाएगा। क्या ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है? एक्स की जगह -1 पुट करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 1, हाँ सेटिस्फाई कर रही है। तो x प्लस वाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये 0 आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट्स में तुम्हें 1 मिनट सीरीज में सॉल्व कराया था, तो वहां पे हमने 5 और -5 वैल्यू ली थी। आप कोई भी दो इस टाइप की वैल्यू लोगे तब भी 0 आ जाएगा। अब माइंड करता तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। इसको ऐसे सोच रहे थे, क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जा रहा था। ये मैंने 30 मिनट सीरीज और 1 मिनट सीरीज दोनों में कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोला 5th 7th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। अच्छा चलो, और हम लिखते कैसे हैं थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म खट से लिख लोगे a प्लस 4d, और 7th टर्म a प्लस 6d, और 13th टर्म a प्लस 12d। ये लिख गए। अब बोला है कि ये जीपी में है, तो जीपी की तुरंत कंडीशन लगा लो, a प्लस 6d। या दूसरा और भी एक काम कर सकते हो कि तुम कुछ लेट कर सकते हो ऐसी वैल्यूज जो जीपी में हो, तो थोड़ा इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 स्टेप में ये भी हो जाएगा। a प्लस 6d का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 4d, ये जानते हो ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ac, बस a प्लस 12d। इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। रेशियो ऑफ इस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है, यानी a अपॉन d पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। केवल ब्रैकेट ओपन करना है इसमें तुम्हें, a स्क्वायर प्लस 36d स्क्वायर, है ना, प्लस 12ad, ये आ गया। उधर कितना आएगा, a स्क्वायर आ गया और 12ad आ गया, 12ad आ गया, 4ad आ गया और 448b स्क्वायर आ गया। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे तुरंत के तुरंत, 4ad 12ad d स्क्वायर, है ना, 12ad कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा इधर, 36b स्क्वायर बचा, और इतना इधर कितना बचा, 48b स्क्वायर। तो इसको इस तरफ ले आओगे तो -12d स्क्वायर बच जाएगा, और उधर कुछ कितना बच जाएगा, 4ad। अब इसको d से एक पावर कैंसिल तुम्हारी हो गई, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब उधर a बचा, d को अपॉन में ले जाओ तो a अपॉन d पूछ रहा, -3 आ गया रेशियो। तो ये ऑप्शन टिक करो, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तो इसमें केवल एपीजीपी का 2 स्टेप नहीं लग रहा था, ये तो मैं सिखा के आया हूं तुम्हें। एपीजी के जीपी का कॉन्सेप्ट केवल 2 स्टेप में लग रहा था कि एपी तुम्हें लिखना आना चाहिए और जीपी कंडीशन बोला वो तुमने लिख लिया। ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी, तो 9th 10th में पढ़ के आते, कुछ नहीं करना था इसमें। ए अपॉन डी पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी कि 2 स्टेप में तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा था, लेकिन कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, आसानी से हो जा रहा था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एपीजीपी, तो एपीजीपी के 4-5 अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम आराम से हिट कर लेते हैं। इसका मैंने तुम्हें 10 का दम भी कराया है और 50 का पंच भी कराया था इवन। वो सारी यूजफुल तुम्हारे हैं, जो कंटेंट तुम बाहर 4-4 5-5 घंटे में पाओगे, वो मैंने अपने एफर्ट से 1 से 1.5 घंटे में कंटेंट दिया है। जो 10 घंटे की मैराथन में तुम्हारी माइंड क्लैरिटी नहीं होती है, वो मैंने तुम्हें 1-1 1.5 घंटे में दिया है। तुम देख लो जाके, अगर जरा सा भी कभी तुम्हें चैप्टर में क्लैरिटी किसी में ना हो रही है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला है कि P1 और Q ये क्या है, ये एपी में है, चलो अच्छी बात है। P1Q एपी में है और P2Q जीपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, बोला है कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे। बोला है P4Q आर इन एचपी, ठीक है। तो जो गिवन है उससे पहले लिख लो कि तुम्हें गिवन से क्या इंफॉर्मेशन जुटा सकते हो। तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म 2 into 1 इक्वल टू P प्लस Q, एक तुमने इंफॉर्मेशन ये जुटा ली। और जो जीपी में है वहां से क्या इंफॉर्मेशन जुटा सकते हो, बी स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू पी क्यू। इन इंफॉर्मेशन से हम चेक करोगे क्या तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। हम मैथमेटिक्स में स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। अगर एचपी में होंगे, एचपी में होंगे तो मिडिल टर्म इक्वल टू 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ये होता है, ये बात पक्की। अब देखो पी प्लस पी क्यू की वैल्यू यहां पर रख दो और पी क्यू की वैल्यू रख दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे p प्लस क्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 आ रहा, 4 इधर भी आ रहा, 4 इधर भी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही। अब क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि इसका रेसिप्रोकल HP है, HP का रेसिप्रोकल लिखा है, p का 1 अपॉन p लिखा है, 4 का 1 अपॉन 4 लिखा है, q का 1 अपॉन q लिखा है। तो जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये
एसपी में लिखा है तो एपी में हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन तुम्हारा सही है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। जितने क्वेश्चन हमने देख लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पे तुम्हारी निगाह पड़ी और तुम्हें इसने लगा कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये मैं तुम्हें खूब बताया हूं, इस पे कई क्वेश्चंस तुम्हें कराए। 10 कदम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तुम्हें खूब याद होगा, मैंने बोला था कोफैक्टर और माइनस इसकी जान है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा तुम्हें करना क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि उसके करेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव बी का बी से मल्टीप्लाई करना और सी का सी से। ये तो कोफैक्टर हो गए और एबीसी क्या है, एलिमेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ऐसे हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा है, बी बी सी सी डी डी जी जी, तो हमें आइडिया क्या मिला, बी सी और डी और जी है, तो हम एक तो इस तरफ निकाल लेंगे और एक तरफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये डी एलिमेंट लेंगे तो हमें कैपिटल डी लेना पड़ेगा, डी हो जाएगा, और जी एलिमेंट लेंगे तो कैपिटल जी लेना पड़ेगा, और स्मॉल जी यहाँ पे हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। जैसे ही इनको तुम लेस करोगे तो ये पहला वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि दो टर्म माइनस के आ रहे हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब मिल क्या गया, बी भी तुम्हारा पॉजिटिव है और सीसी भी पॉजिटिव है, माइनस का डी डी है और माइनस का जी कैपिटल जी है, जीरो। यही पूछना तुमसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक स्टेप में तुम्हारा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू जीरो होगी, जीरो टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा था। केवल तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए, इस पर कई क्वेश्चंस मैंने कराए, ठीक है। अब देखते हैं कि और हम कौन से क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी, हालांकि वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन कराया भी है, लेकिन अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, इसमें भी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, तभी हम कंपेयर करा पाएंगे। तो इसको ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्या पता हमारे आगे क्वेश्चंस आसान हो। मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के 1 मिनट सीरीज 30 मिनट सीरीज में पहले बताया करता था कि क्वेश्चंस तुम्हें सारे देखने। ये देखो लिख रखा, यूपीएससी का फेवरेट ये है कि 3 का स्क्वायर पॉजिटिव का दे देगा और 0 को इक्वल करा देगा। ये तभी पॉसिबल है किसी 3 स्क्वायर्स का सम 0 होना, जब ए बी सी तीनों 0 हो रहे होंगे। ये बात मैं खुद तुम्हें बता के आया हूं। अगर इतना तुम्हारा माइंड चल गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू ए बी सी की जगह 0 0 रखोगे तो सब 1 1 1 आ जाएंगे, 1 1 1 सिमेट्रिक है दो तो 0 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल ये क्वेश्चन देख के और ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा ओमेगा क्यूब रूट कुछ दिया है और 0 इधर दिया गया है, मतलब लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो कैसे आसानी से काम होगा, क्या करोगे कि इसको 0 लाना है, तो इधर फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर दो तीनों, जो दोनों कॉलम बचे हैं, तो क्या आने लग जाएगा। देखो ओमेगा में सिमेट्री टाइप से दिख रही नहीं दिख रही, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एक्स प्लस में चल रहा है, तो सारे में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक साथ में चलने लग जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये तो 0 0 हो जाएगा, बचा एक्स। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल करानी है, और ये 0 हो चुका है, केवल x ही बचा। तो क्या x इक्वल टू 0 पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक कॉलम 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे हम 0 पुट करेंगे, क्वेश्चन हो गया। देखो दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 कदम ने बेहतरीन लेक्चर लिया है, तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और इसका वेटेज 10 से 12 क्वेश्चन का दोनों का मिला के होता है। तो बिल्कुल तुम्हें छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये मैं 2025 का पेपर तुम्हें करा रहा हूं, तुम्हें केवल कमेंट में आवाज सुनाई पड़ रही हो तो करना इतना, जय हिंद लिख देना है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और दूसरा काम ये करना है, किसी एक को मेरे भाई प्रमोट कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। शिक्षा देने से और तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी चीजें बढ़ती हैं, ये बात हमेशा याद रखना। क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा है, और सिंपल सा जो एसएससी सीजीएल टाइप में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत एडवांस मैथमेटिक्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है कि अगर x से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा x, और ये 1 हो जाएगा माइनस का, प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। यानी कहने का मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में तो माइनस का है, बीच में माइनस का है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस का रूट 3 आ जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इमेजिनरी लग रहा, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर यहाँ पे कर लो। जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये क्या दे देगा तुम्हें, ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस की 3। बस चुपचाप इसको देखो,
स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें? -3। तो यहाँ पे सीधे-सीधे -3 ही पुट करोगे। अब फिर से इसका स्क्वायर करने पे ये 9 हो जाएगा और फर्दर करने पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर फिर से करो, है ना? ये सॉल्व होके 87 तुम्हें दे देगा। कोई इसमें टफ कैलकुलेशन नहीं थी, बस थोड़ा-सा तुम्हारा लॉजिकल माइंड और मैथमेटिकल कॉमन सेंस जो मैं तुम्हें खूब बता के आया हूँ, वो लग जा रहा था। क्वेश्चन आसानी से तुम्हारा क्लिक हो जा रहा था विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन और सही होने का इसमें काफी चांस रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि इनमें लॉजिक कॉमन सेंस प्रॉपर लग जाता है हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये क्वेश्चंस आसान होते हैं जिनमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमें वर्ड फॉर्मिंग, उनका अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, नहीं छोड़ने तुम्हें। 7 लेटर का एक वर्ड है, अच्छी बात है। बोल क्या रहा कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, कैपिटल के सारे वर्ड हम यूज करें, इसमें 7 लेटर्स है, सो दैट कॉन्सोनेंट कम टुगेदर इन ईच वर्ड। अब कॉन्सोनेंट इसमें क्या है? सी, पी, टी, एल, यही तो है। तो बचे क्या? ए, आई, ए बचा। ये साथ ही साथ आए, चलो अच्छी बात है साथ साथ आए, लेकिन ये अंदर कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और ये पूरा वर्ड कितना हो जाएगा जब ये एज ए वन वर्ड की तरीके से ट्रीट करेगा, जब साथ साथ में आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे है और 1 ए हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल के तरीके से ये ट्रीट करेगा। लेकिन इसमें 2 ए रिपीट हुए हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये केवल बेसिक चीजें, इसमें कोई कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा और वो भी 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 288 तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये केवल वन स्टेप का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा है। बात समझ में? अब 16th क्वेश्चन पे जैसे ही तुम्हारी इसको करने के बाद नजर पड़ी तो तुम्हें क्या दिखा कि ये तो प्रॉपर्टी ही लिखी है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट दोनों बातें एक ही होती हैं, जेड और जेड बार इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो ये तो तुम्हें केवल देख के ही टिक कर देना था, इसमें पेन नहीं चलाना था। इसी वजह से मैं कहता हूं कि 40 to 60% रोल मैथ्स में केवल फॉर्मूले का होता है, प्रॉपर्टीज का होता है, वो तुम्हें पता हो, केवल ऑपरेशन वाला चीजें तुम्हारे साथ में रहती हैं। वो पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें वही चीजें अप्लाई करनी रहती और क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा छोटा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको छोड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं यूपीएससी ने, पीछे भी रिपीट किया, 25 देखो पार्ट 1 में पूछा है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन व्हिच हैज 20 डायगोनल्स। सिंपल सा एक फार्मूला मैंने तुम्हें 1 मिनट सीरीज में खूब बताया है कि n(n-3)/2 ये डायगोनल्स के बराबर हो जाएगा, उधर 40 आ जाएगा, ये n² -3n, तो माइनस का 40 इधर आ जाएगा। जीरो। ये मेंटल कैलकुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, एक स्टेप आगे ही तुम चलो। इसके फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x -8, 8 5 जा और x + 5, ये फैक्टर आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब इसमें निगेटिव वैल्यू आ रही है, x = 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। केवल छोटा सा अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा था और सही भी हो जा रहा था। चल अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर of the word jelly be arranged keeping the position of vowel and consonant unchanged। देखो जहां जहां पे इसके वॉवल और कॉन्सोनेंट आ रहे हैं मतलब वहीं पे आए। चलो देखते हैं क्या लिखा है, ई एल एच आई, है ना, ये है वॉवल्स, तो ये 2 प्लेस पे है और इन्हीं प्लेसेस पे आए, या तो आई यहाँ पे आए या ई यहाँ पे आए, तो आपस में कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। बट अभी 3 लेटर्स और बचे, वो भी इसी पोजीशन पे आए, लेकिन आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो हमने कर लिया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस इतने से क्वेश्चन हो जा रहा। इन दोनों प्रोडक्ट कितना होगा, 3 2 6 और 2 फैक्टोरियल 12। 12 हो रहा है, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारा इतनी आसानी से निकल रहा था। बात समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आराम से हिट हो जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, टफ चैप्टर नहीं है, इसके ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। देखो ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, तुमको घुमा के इक्वेशन से पूछ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो तुम्हें ये केवल कॉमन सेंस मैथ्स का लगाना है कि 1 1 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, और पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 1 3 हो सकती है, 5 लाना है ना, और पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 2 1 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। क्लियर?
अब इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है? 3 फैक्टोरियल। ये मैंने तुम्हें देखो जब प्रोबेबिलिटी का लेक्चर लिया था समझाया था। 3 फैक्टोरियल और 2 रिपीट हो रहे हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे ये भी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 ही वैल्यू आ जाएगी, ये भी 3 वैल्यू आ जाएगी। यानी 6 तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल करा सकते हैं। अब एक्स, वाई, जेड आपस में वैल्यू चेंज करके करते रहेंगे, ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 सॉल्यूशन इसका हो गया। सी ऑप्शन टिक करोगे, थोड़ा-सा मुस्कुराओगे, आगे बढ़ोगे कि क क्या क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं? हाँ भाई, ये पेपर के ही क्वेश्चन है, 2025 वाला पेपर तुम्हारा है, ये उसके ही क्वेश्चन्स हैं, ऐसे ही आते हैं मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे हमारी निगाह पड़ी, क्वेश्चन लिखा है कि द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हम लोग बहुत अच्छे से करके आए हैं कि x प्लस वाई की पावर n का बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 की पावर n। तुम्हारा तुरंत दिमाग यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए था, बाद में पढ़ते ना पढ़ते कुछ और अलग बात थी। अब ये दिया कितना? 256 इक्वल टू 256 कर लो। तो जैसे ही ये करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू 2 की पावर 8 हो जाएगा और 256 n हो जाएगा। ये 2 की पावर 8 आता है तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू तुम्हारा 8 आ गया। ये तुरंत तुमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू तुरंत मिल गई। पूछ क्या रहा था? टोटल नंबर ऑफ n कितना आया? ये क्या क्या है तुम्हारा? ये इवन। इवन में मिडिल टर्म ही सबसे ज्यादा होगा ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा? मिडिल टर्म। जब इवन है तो कौन सा होगा? मैं तुम्हें बता के आया हूं, n प्लस टू बाई टू, ये वाला टर्म। यानी 8 प्लस टू बाई टू, यानी फिफ्थ टर्म क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट रख रहा होगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इसमें खुद सी कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था, केवल इतना ही कि तुमसे एक सेंस लगवा रहा था। क्या पता है मैं तुम्हें कितना बता के आया हूं कि एनसी जीरो की वैल्यू 1 होती है और इधर एनसी एन की वैल्यू 1 होती है। फिर ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाती है और मिडल में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जब एन इवन होता है तो एक होता है, एन ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं। तो तुम्हें और दोनों इक्वल होते हैं, दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। ये बात भी बता के आया। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केवल कैलकुलेशन करा रहा है। अब इसका क्यू ओपन नहीं कर पाओगी, है ना? और पूछ रहा है कि इंटीजर वैल्यू नेचुरल के नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब पूरा इंटीजर। ठीक है, तो क्या होगा पॉसिबल वैल्यू? तो सिंपल सा है, इसमें कोई मैथ्स नहीं लग रही, कोई एक्स्ट्रा मैथ्स लगी नहीं रही। इसका क्यूब ओपन करोगे तो क्या आएगा? रूट टू का क्यूब, यानी 2 रूट 2 आ जाएगा। और प्लस ये 3a² b, 3 2 × 1, ये 6 हो गया। और प्लस क्या आएगा? 3 रूट 2 आ जाएगा फिर से। और क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा। बस ये हो गया, तुमने क्यूब ओपन कर लिया। ये तुम्हें आना चाहिए k+2 है यहाँ पे। तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी, तुम्हें कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। ये क्या लिखा होगा? 2 रूट 2 लिखा है, 3 रूट 2 लिखा है, तो कितना हो जाएगा ये 5 रूट 2 हो जाएगा। 5 रूट 2 हो गया। और ये 6 है, ये 1 है, तो 7 हो गया। अब देखो कितनी वैल्यू आएगी k+2। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, है ना? यही तो है। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगी। और 7 ऑलरेडी है तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा। ये कितना आ रहा बीच में? 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना? और k+2, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि 14 से छोटी नेचुरल नंबर k की वैल्यू क्या है? 13 है। और 13+2 करोगे 15 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो कॉमन सेंस पे अभी 3 क्वेश्चन तुम्हारे केवल हो चुके हैं। एक वो स्क्वायर वाला पीछे, एक ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और जिसमें केवल वैल्यू पुट करनी पड़ रही है। तो तुम्हें मैथ्स 12th की नहीं आती है, ये एक तुम्हारा केवल बहाना है, तुम अपने आप को डरा रहे हो, है ना? कई क्वेश्चन मैथमेटिकल कॉमन सेंस पे भी लगते हैं इसमें मेरे भाई। 12th की मैथ्स की तो बात छोड़, उसमें भी सिंपल से फॉर्मूले लगते हैं, ऑपरेट चीजें होती और तुम आंसर निकालते हो। ये एक्स्ट्रा पैनिक प्रेशर तुम्हें हैंडल करना है अगले जितने भी दिन तुम्हें बचे हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस तुम निकाल लोगे। ये इतना डर सबने फैलाया है, ये मॉक लगाओ, वो मॉक लगाओ, इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, उसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और तुम यूपीएससी के पैटर्न को छोड़ देते हो, उसको इग्नोर करते हो। और मॉक्स क्वेश्चंस इसके सबके चक्कर में पड़े रहते हो। वो कभी स्टैंडर्ड मैच नहीं करा पाते, कभी यूपीएससी लाइक तुम्हारी थिंकिंग नहीं करा पाते, क्योंकि सबको तो व्यापार चलाना है। मेन चीजें तो ये है ना। तो तुम्हें डराएंगी नहीं कि ये इंडस्ट्री तुमको अगर डर नहीं पैदा करेगी तो तुम कैसे भागोगे, कैसे सब्सक्रिप्शन लोगे, कैसे वॉच टाइम बढ़ाओगे, कैसे चीजें इंक्रीज करोगे? ये सब डर फैला के तुमसे काम चलाया जा रहा है। मेन चीज तुम्हें नहीं बताई जा रही। मेरी बातें मान लेना, ठीक है? क्वेश्चन ये लिख रखा है, मैंने तुमको बहुत पहले से बताया है कि सबसे पहले देखो कि किसमें कितनी कैलकुलेशन है, कितनी कम कैलकुलेशन है। तो चलो, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो उसको स्किप करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे सफर में और भी कुछ होगा। ये क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे क्या कुछ क्लू मिल रहा है। तो इसमें क्लू थोड़ा सा मिल रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्लू मिल रहा है तुम्हें।
तो जैसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्लू मिला तो तुम्हारे माइंड में एक चीज चमक जानी चाहिए कि ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करने पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस मिलेगा तुम्हें। ये बात अगर पता, क्वेश्चन हो गया। केवल ये जानना चाह रहा था तुमसे। और क्या जानना चाह रहा, क्या इसका ट्रांसपोज निकालोगे? देखो सिमेट्रिक लग रहा है, जेड जेड यहाँ पे है, एक्स एक्स यहाँ पे है, वाई वाई, तो सिमेट्रिक, तो इसका ट्रांसपोज भी यही होगा, वाई जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड। ये निकल आया। ये किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 और 1 1। और अब लिखना जानते होगे, लिखूंगा नहीं बार बार। पहला एलिमेंट केवल तुम निकालो इसका, देखो क्या आ रहा। तो पहला एलिमेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या इक्वल टू 1 0 1 वाले के पहले एलिमेंट के बराबर नहीं होगा? तो ये वैल्यू 1 आ गई, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये केवल छोटी सी दो बातें तुम्हें जानना चाह रहा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसने अगर लिख दिया है तो क्या तुम्हें ये बात पता है? नहीं पता है तो अभी तक बहुत बड़े वाले हो, क्योंकि मैं सब सिखा के आया हूँ। थोड़ा सा मुस्कुराओ कि तुम कितने बड़ा लेवल तुम्हारा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन तुमको नहीं पता है। और जो चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज होल्ड करता है उसमें छोटी छोटी बातें 8 10 तो 10 का दम में यही तो सिखा रहा था तुम्हें कि 10 बातें तुम्हें हर एक चैप्टर की पता ही होनी चाहिए। उसमें एक बात ये भी थी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, पहला एलिमेंट लिखा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कुछ बच्चे पूरा मल्टीप्लाई कर डालेंगे और घंटे भर पीछे वाले रफ वर्क में यही करते रहेंगे, क्योंकि उनको तो टाइम पास करना है ना। तुम्हें ये करना ही नहीं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं, यही स्मार्ट माइंड लगाना है कि पहला एलिमेंट कंपेयर करके आगे बढ़ जाना है। चलो मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन ये इतना आसानी से तुम्हारा हैंडल हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो सिंपल सा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तुमसे अगर गलत हुए, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं बहुत गोड़ के पीछे आए हो। गोड़ के क्या आए हो? तुम्हारे चैप्टर वाइज नोट्स अच्छे नहीं बने होंगे, उसमें सारे फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टीज नहीं बनी होंगी, और उस तुम मॉर्निंग में पर डे 1 से 1.5 घंटा रिवाइज नहीं कर रहे होगे, तभी तुमसे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन गलत होंगे, और अदरवाइज नहीं गलत होंगे। और हर बार पूछा जाता है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कोई मैट्रिक्स अगर एम है तो उसका स्क्वायर निकाल के मैग्नीट्यूड निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, या डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर निकाल लो, उसका वैल्यू सेम आती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ए नन मतलब करेक्ट बताना है, तो ऐसा ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब ये दूसरा क्या बता रहा है? मॉड एम इनवर्स निकालोगे तब ये हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होता है। 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये बराबर नहीं होता। इतनी बात तुम्हें माइंड में पता होनी चाहिए। क्लियर? कि जब तक मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 ना हो तब तक ये संभव नहीं है। छोटी बातें कहीं लिखते भी चलोगे, अगर नहीं लिखी। दूसरा गलत है। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, या मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों सेम ही आते हैं। ट्रांसपोज में भी सेम आएगा और डिटरमिनेंट का सीधे सीधे निकालो तब भी सेम आएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ओनली 2 करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये सब मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ 10 कदम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, जब तुम्हें पढ़ाया था। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। बोल क्या रहा है? एफ थीटा दे दिया गया है, एफ पाई का स्क्वायर पूछ रहा है, तो पहले एफ पाई ही निकाल लो। जैसे ही पाई इसमें रखोगे क्या आ जाएगा? ये सब तुम्हें आना चाहिए। कॉस पाई -1 दे देगा, साइन पाई 0 दे देगा। ठीक है, ये 0 दे देगा, ये -1 दे देगा। अब इसका स्क्वायर करना मतलब एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेना। इन सब में राणा प्रताप का जैसे चेतक घोड़ा था उतनी स्पीड तुम्हारे पास होनी चाहिए कि जरा सा क्वेश्चन दिखे तुम्हें अगला स्टेप पता होना चाहिए क्या होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो करोगे -1 +1 आ जाएगा, तो 1 आ गया पहला। इसका इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ गया। इसका फिर से इससे करोगे तो 0 आ जाएगा। 1 0 0 किसमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है? केवल इसी में दिख रहा है, तो चारों करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? क्यों लेवर फालतू का करोगे? डी ऑप्शन टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव है और इसमें 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो केवल यही ऑप्शन सही होगा। टिक करोगे और चुपचाप आगे बढ़ जाओगे। बातें समझ आई? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करा रहा है, लेकिन ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहते हैं, सिमेट्रिक पहली बात तो लिख रखा है, तो आराम से क्वेश्चन है, हो जा रहा था, हो जाना चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 28 क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर एज वेल एज n plus r थिंग्स फ्रॉम 5n। चलो
5 एन थिंग्स टोटल हैं, उनमें से आर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 एन सी आर होगा, है ना। आर इक्वल है ये भी बोल रखा है, और 5 एन से इक्वल लगा लेंगे। 5 एन से कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, एन प्लस आर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ आर पूछा है। मैं तुम्हें खूब सिखा के आया हूं कि ये कभी भी डायरेक्ट वैल्यू हम बराबर नहीं पुट करेंगे, बराबर पुट कर दोगे तो आर कैंसिल हो जाएगा। इसका एक स्टेप मैंने तुम्हें आगे बढ़ा के सिखा आया हूं कि कैसे करोगे। पहले इस स्टेप को आगे बढ़ाओगे, बाइनोमियल थ्योरम की 10 का दम देख लेना जाके, तुम्हारा सारा सीन क्लियर हो जाएगा। 5n माइनस आर, अब इसको इसके इक्वल कराएंगे, तो 5n माइनस आर इक्वल टू एन प्लस आर। क्वेश्चन हो गया, बात पल्ले पड़ी। एन इधर आएगा तो 4n हो जाएगा, उधर जाएगा 2r हो जाएगा, r इक्वल टू 2n आ गया। इतनी सी कहानी करनी थी। ऐसे क्वेश्चन तुमसे बिल्कुल न छूटने पाए, इनमें कैलकुलेशन तो होती नहीं, बस थोड़ी सी एक लेवल की थिंकिंग लगती है। उतना सोच ले गए, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर तुमको चुपचाप मुस्कुराते हुए दे देगा कि देखो मैं निकल आया और मुझको टिक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन 29 दे रखा है, बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स। देखो 6 डिफरेंट थिंग्स हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट की कहानी प्रोबेबिलिटी में तुम्हें बहुत कार्य समझा के आया हूं। अब इसमें से एटमोस्ट 3 सिलेक्ट करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 1 भी नहीं कर सकते। ये पूछा है तुमसे। केवल प्रॉपर्टी, बाइनोमियल प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी, और दूसरा सिलेक्शन का तुम्हें आइडिया है कि नहीं है। एटमोस्ट एटलीस्ट में तुम फंस तो नहीं जाते हो। बस 6C3 पूछा है, 6C2 पूछा है, 6C1 और 6C0, इनका सम पूछ रहा है। 6C0 1 हो जाएगा, 6C1 6 हो जाएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे 15 निकलेगा, और 6C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये 20 निकल आएगा। ठीक है, तो ये इसका सम तीनों कितना आया, 20, 35, 35, 41, 42। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। कुछ था ही नहीं इसमें, बच्चों वाली कैलकुलेशन थी। लेकिन तुम्हें क्या ये एटमोस्ट और ये आइडिया पता है कि डिफरेंट थिंग से सिलेक्शन कैसे करते, बातें क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। टाइम इज योर फ्यूल। भाई मुझे जो लोग ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे में, तुम्हारा लास्ट टाइम तुम्हारा इतना बेकार नहीं जाने देना। तुम्हारा टाइम सबसे की है, और उसमें भी तुम मैक्सिमम बेनिफिट मालूम किससे लोगे, तुम जितना खुद से रिवाइज करोगे उतना मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। ये बात कहीं पे गांठ बांध लो, पेपर दे के आना तब मुझे बताना है। ठीक है, खुद से जितना रिवाइज करोगे वो तुम्हें ज्यादा याद होगा। हाँ, तुम्हें ये वीडियोस देखने से, लेक्चर देखने से माइंड की क्लैरिटी हो जाती है, ये अभी तक तुम्हें पता हो चुका होगा। ये दिया गया है, बोला एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो फिर से रिपीट कर दिया। ब्यूटी क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वाई वाई ये वाले टर्म सेम है, ये वाले सब टर्म सेम है, ये वाले टर्म सेम। अगर इन इन टर्म्स में माइनस का डिफरेंस होता तो क्या हो जाता, इसकी सिमेट्रिक हो जाता। ये मैं तुम्हें खूब बता के आया हूं, तो अब तुम देख के पहचान जाओगे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में होता क्या है, ए और ए ट्रांसपोज उसका बराबर ही निकलता है। चलो इतनी बात तुम्हें पता है, बड़ी अच्छी बात है। अब बोला है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो मतलब ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये तो बात अभी पीछे हम क्वेश्चन करके देखो, एक ही साल में 2 क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी में रिपीट कर लिया, तो ये यूपीएससी है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि फार्मूले पे 3 क्वेश्चन पूछ ले उसी साल, और किया भी ऐसा। ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, ए ए ट्रांसपोज बराबर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट लिखोगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया। यही पूछ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा, बी ऑप्शन टिक करोगे। आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस मैंने फिर बताया पूरे पेपर में सबसे आसान होते हैं, तो इनमें कुछ करना तो रहता नहीं। तुम्हें वो बात पता है तो चुपचाप ऑप्शन मुस्कुरा रहा होगा बैठा, तुम टिक करोगे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो घंटा नहीं कर पाओगे उसको, वो तुमको देखेगा, तुम उसको देखोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, वो पीछे चला जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे सामने आ गई, इसमें थोड़ी सी वैल्यूज ज्यादा दे रखी हैं, तो कुछ इसको और भी बाद में सेकेंड राउंड में हम अटेम्प्ट करेंगे आके, और इस पे 2-3 क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मैक्सिमम मिनिमम अगर ये दे रखा है तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं। देखो उसी चीज को घुमा किसने केवल पूछा है, तुम्हारे माइंड में दाना चाहिए लिखा क्या है। और ट्रिग्नोमेट्री की पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हें फार्मूले आगे बढ़ाने हैं, कि माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा है, कॉस अल्फा लिखा है, तो माइनस कॉस प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। ये मॉड में चीज लिखी है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तुम्हें पता है। अब देखो मैथमेटिकल कॉमन सेंस क्या कहता है, कोई चीज मॉड में लिखी है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगी, और जीरो भी हो सकती है।
इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, आधा पेन तो तुम्हारा ही खत्म हो गया, 2.5 नंबर तो तुमको ऐसे ही मिल गए। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो 0 मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना तुम बचपन से सीख के आए हो। ए कॉस अल्फा प्लस बी, उनका मॉड स्क्वायर करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, तो अंदर एक क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, मतलब 45। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा साइन अल्फा प्लस 45। और साइन कुछ की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। बस यही तुम्हें इसमें निकालना था। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। नहीं भी पूछता तब भी तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं तो ये तुम्हें बता के आया हूँ किस पॉइंट पे होगा, कि किस पॉइंट में मैक्सिमा देगा। तो ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम अल्फा की कितनी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई, वो कैसे निकालते थे? ये तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा, पढ़ने में इसको टाइम लग जाएगा। थोड़ा इसको सेकंड राउंड के लिए रखो। जिन क्वेश्चंस में बहुत पढ़ने में ही ज्यादा टाइम लग रहा हो, क्वेश्चन लेंदी टाइप के दिख रहे हो, उनको सेकंड राउंड के लिए तुम्हें रखना है। उनको सेकंड राउंड के लिए रखना है तुम्हें। चलो ठीक है। ये भी काफी लेंदी ऑप्शन दिख रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हें कुछ दिखा, मैंने इसको कराया भी है, 1 मिनट सीरीज में कराया है। अगर तुमको नॉर्मली इसको अप्रोच करना होता, तो कॉमन सेंस ऑफ इक्वेशन में तुम्हें खूब ट्रिग्नोमेट्री में सिखा के आया। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कुछ थोड़ा सा आइडिया तुम्हारे। और अल्फा कितना है? 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का है। थोड़ा सा आइडिया अगर दिमाग में ये चला जाता कहीं से कि हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे हाइपोटेनस, तो ये आंख बंद करके 3 और 4 निकल आएगा, ये अल्फा एंगल है। अब ये ट्रायंगल तुम्हारा सारा पेन खत्म कर देगा। यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? tan अल्फा 3/4 हो जाएगा। सी ऑप्शन टिक कर दोगे। आगे इसी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा होगा, इसी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा होगा आगे भी। देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए गए इस पे। व्हाट इज द 2 sin 2 अल्फा। अब उस ट्राइंगल से sin अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 3/5 निकल आएगी। cos अल्फा 4/5। तो इसको छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा लोगे। ये लिखा है 2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तो लिखा है। और प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। सारी वैल्यूज तुम्हें पता है। 4 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकली थी? 3/5। और इसकी 4/5 प्लस 2 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे। 48/25 प्लस 32/25 माइनस 1। अब इसमें नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं बचा। 48 प्लस 32 माइनस 25 कैलकुलेट करोगे तो ये 5 कितना आ जाएगा? ये सम आ गया, ये 55 आ गया। यहाँ पे 55/25 ये कैलकुलेट करके 12/5 मिनट, तो 1 मिनट 5 से जाएगा कैंसिल, तो 5 से जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। और ये 5 से जाएगा, 11/5 टिक करोगे, बी ऑप्शन, आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा इसमें ये करना था। थोड़ा सा ट्राइंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें मैं दास ट्रिक बता के आया ही हूँ। वो दास ट्रिक क्या है कि छोटा सा ट्राइंगल बनाओगे, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में केवल तुम्हें 2 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो आइडेंटिटीज, पहली बात। दूसरी बात, 1-2 फॉर्मूले, ठीक है। और प्लस ट्रायंगल तुम्हारा छोटा सा। बस इन 3 बातों से 2-3 क्वेश्चन आईटीएफ के आते हैं, मोहब्बत से तुम्हारे हो जाते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड हेडक। चलो, ये प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल थोड़े से क्वेश्चन लेंदी होते हैं तो इनको थोड़ा सेकंड राउंड के लिए होल्ड करते हैं। फर्स्ट राउंड में हम ट्राई करेंगे क्या हमारे 60 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। हमारा इस 1 आवर शो का एपिसोड का यही है। और साथ में पीवाईक्यूज की तुम्हें बढ़िया सी एक पेपर पैरेलल सॉल्व करने का तुम्हें साथ ही साथ में माइंडसेट मिल जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट इस सीरीज के हैं। तुम सबने कहा था, मैंने पोल भी डाला था, ये दोनों डालें या ना डालें, जैसे 10 कदम ये, तो सबने बोला था नहीं इसको भी डालिए। तो इस वजह से ये सीरीज हमने स्टार्ट की। आज प्रॉमिस भी किया था तुम्हें देने के लिए। 49th क्वेश्चन लिखा है, बोला है इफ k इज द रूट ऑफ दिस वन। चलो अच्छी बात है, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अरे मेरे भाई, कभी कभार इतने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या जरूरत है पूछने की? दुनिया को पता है, गांव वालों सभी को पता है। जैसे नहीं शोले मूवी में बोलता है, तो सारे गांव वालों को पता है कि ये कॉट इनवर्स के लिख जाएगा, इसकी जगह इनकी वैल्यू π/2 होती है। देखो कितनी मुस्कुराहट तुमको एक क्वेश्चन दे गया कि तुमको कुछ करना ही था, आंसर ऐसे लिखा था। ऐसे क्वेश्चन तुमको गुदगुदी कर जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, 2.5 नंबर पक्के हो गए। ठीक है,
तो ये मुस्कुराहट तुम्हारी बढ़ जाती है कि तुम उसको सोच ले गए कि नहीं सोच ले गए। तुम्हें आइडेंटिटीज, मैंने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बताई 3 चीजें। पहली बात तो आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूले, और तीसरी बात छोटा सा ट्रायंगल। ना अगर तुम्हें समझ में आ रही मेरी बातें, जरा सा भाई तुम्हें मात्र 25 मिनट लगेगा, 10 का दम देख लेना जाके, वो खाते पीते रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन, tan इनवर्स के प्लस साइन 1/2 इक्वल टू पाई/4। चलो अब इसमें कुछ ऐसा डायरेक्ट अप्रोच नहीं लग पा रहा, या हमें जरूरत भी नहीं भाई, tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स है, उसका फॉर्मूला ही होता है। तो चुपचाप जुट जाओगे। अगला स्टेप राणा प्रताप की चेतक के तरीके से तुम्हारा होना चाहिए tan इनवर्स k प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस k/2 इक्वल टू पाई/4। उधर चला जाएगा tan पाई/4 तो 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लोगे, ऊपर 2k प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 2 एलसीएम तो 2 कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस के इक्वल टू 1। इतना आ गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2k प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस के इधर आएगा तो के हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और उधर ये बन जाएगा तो 1 कर देगा, k इक्वल टू 1/3 आ गया। अब सारी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नहीं तो बहुत लोग क्या निकलेंगे, k इक्वल टू 1/3, फिर इसको बॉक्स में बंद करेंगे तब आंसर टिक करेंगे। भाई ये 12th नहीं है, माइंडसेट हटा दो बिल्कुल। ये कंपटीशन है, वहां की कॉपी नहीं तुम्हारी चेक होने जा रही, तुमने कैसे निकाला इसका। तो तुम्हारी बुलेट ट्रेन की तरीके से स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैलकुलेशन में बहुत स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। देखो यूपीएससी ने कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, मैंने तुम्हें 2D में बताया भी है कि तुम्हें 2D में क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और लाइन के स्पेशल फॉर्म्स। उन्हीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन बनते हैं हर साल। थोड़ा आगे बढ़ना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म है पॉइंट ऑन द लाइन, दो चार चीजें पता है, मुस्कुराते हुए पूरी 2D तुम्हारी हो जाती है। बेस यही, तो डिस्टेंस निकालना हो तो फिर एकदम गोली की रफ्तार से तुम डिस्टेंस निकालो, बुलेट शॉट की तरीके से। बात समझ में आई। क्वेश्चन है देखते हैं, बोला है अंडर व्हाट कंडीशन विल दी लाइंस, ये दो लाइनें दी गई हैं, ये परपेंडिकुलर होगी। आंख बंद करके तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, मम्मी पापा कोई तुम्हारे सोते जागते पेन पकड़ा दे तो तुम्हें कंडीशन लिख दो परपेंडिकुलर लाइन की, और स्लोप पलक झपकाते हुए निकाल लो। ये तो मैंने 1 मिनट सीरीज में सब कराया। तो माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एम स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एन, और माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस एम है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 उधर चल रहा था, माइनस माइनस कैंसिल, इस माइनस कैंसिल, एम से एक पावर कैंसिल, एन से एक पावर कैंसिल, एम एन इक्वल टू 1 आ गया। अब बॉक्स में बंद करने नहीं जाओगे, सीधे सीधे ए ऑप्शन टिक करोगे, एम एन माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये स्मार्ट अप्रोच कैलकुलेशन में भी मेरे भाई सीखोगे। ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बिल्कुल स्मार्टनेस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। रोना गाना छोड़ दो, अब हो नहीं पा रहा, बहुत घबराहट हो रही, क्या होगा, तो भाई होगा क्या, जितना पढ़े होगे तो उतना ही कर पाओगे, कि कोई शक्ति आ जाएगी तुम प्रसाद बोल दोगे तुम्हारा ये एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। भाई ये सब चक्कर मत पड़ो, जितना लास्ट तक मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो, ठीक है। यही सब कमांडो ट्रेनिंग्स में और चीजें में सिखाया जाता है वहां। हाँ ये सब सेकेंडरी है, तुम जो भी मानते हो करते हो सब ठीक है, सब सारा सेकेंडरी, पढ़ाई सबसे प्राइमरी। क्वेश्चन देखते हैं 55। क्या बोला, मैंने 2D का दम बहुत कायदे से तुमको बताया है, 2D के दम में ये सब सिखा के आया हूं। तुम लोगों ने बहुत क्लास को पसंद किया, ढेर सारे कमेंट किए। हाँ सब्सक्राइब तुम सब नहीं करते हो, देख भी लेते हो तब भी ये थोड़ा सा मुझे तुमसे कहना है, शिकायत थी और कोई शिकायत नहीं, बहुत सब मोहब्बत दी तुमने समझ। एबीसीडी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो बोले मैं इसमें छोटा सा फिगर बनाओ, मैंने बताया था 2D में बताया होगा, एक फिगर बनाओ तुम्हारा पेन कम हो जाएगा, ठीक है। और ए बी सी ऐसे टाइप से है, बोला है ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2, और ये एल्टीट्यूड डाल रहा है और डी पे, और डी के कोऑर्डिनेट है -2,6, ठीक है। तो क्या कह रहा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी की इक्वेशन पूछी। अब ये देखते देखते क्वेश्चन तुम कर लोगे, इसकी इक्वेशन पूछी। इन्फॉर्मेशन क्या है, इस पे एक पॉइंट दे रखा है, अच्छी बात है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2 पॉइंट से नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे भाई, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 माइनस का 4 आ जाएगा, और अपॉन x2 माइनस x1 तो ये 3 आ जाएगा, -4/3 इसका स्लोप आया। एक माइनस लगाओगे, इन वैल्यूज को उलट लोगे, 3/4 माइनस का, तो ये किसका स्लोप आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, तुम्हारा मैथमेटिकल कॉमन सेंस क्या कहता है, ये 4 लाइन दी गई, देखो किसका स्लोप 3/4 लिखा है, ये तो देख के पता लगा लोगे। इसका स्लोप निगेटिव आएगा, कैंसिल कर दो, इसका स्लोप निगेटिव आएगा, तुम्हारा 3/4 पॉजिटिव स्लोप आ रहा, केवल और केवल 3/4 पॉजिटिव स्लोप इसी से आएगा। क्यों, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई यानी -4, 3/4 आ गया। टिक करो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। ये मैंने एक क्वेश्चन में नहीं, 20 क्वेश्चन में तुम्हें स्मार्ट अप्रोचेस बताए हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे करना था। क्वेश्चन ये देखो, उससे भी ज्यादा मुस्कुराहट देने वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कुछ स्टैंडर्ड टाइप से दिया गया है, बहुत लेंथी नहीं दिया गया। लिखा क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। इसी बात को पकड़ लो, डायमीटर कितनी 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। ये एकदम चेतक की स्पीड के तरीके से तुम्हारे माइंड में तुरंत बात चली जानी चाहिए, यही सब घुमाता है। देखो किसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस घंटा नहीं 5 है, 1 रेडियस है। इसकी रेडियस कितनी है, 10 रेडियस है, नहीं 5 है। अब केवल 2 ही ऑप्शन बचे जिनकी रेडियस 5 हो सकती है, इसकी तो साफ-साफ दिख रही 5 है। क्या इसकी हो सकती है? इसको चेक कर लो। तो इसकी रेडियस कितनी कैसे निकालोगे? इसका कोएफ़िशिएंट का हाफ करोगे, स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 23 हो जाएगा। 23 और 24, 25 ये हो रहा। चलो इसकी भी रेडियस खासकर 5 आ रही है, तो एक काम क्या और क्या करोगे? अब अदर इन्फॉर्मेशन का यूज कर दोगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, कौन सी लाइन है? x इक्वल टू माइनस वाई, ये वाली लाइन। और ये कौन सी लाइन है? x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी ये वाली। और बोला ये डायमीटर्स है, तो मेरे भाई केवल इसी का सेंटर ये 0 है, और तुम्हें पता है कि डायमीटर कहां से जाते हैं? सेंटर से होके। बी ऑप्शन 100% तुम्हारा सही हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। विदाउट एनी कैलकुलेशन और लेंदी सॉल्यूशन क्वेश्चन तुम्हें मिल जा रहा है। हम खट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम इज आवर फ्यूल। किसी भी एस्पिरेंट का जो सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका टाइम है। ठीक है, बोला स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अच्छी बात है, एंड इट्स साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो ये भी ठीक है बात है। व्हिच वन ऑफ द, थोड़ा सा इसमें लेंथी काम तुमसे करवाना चाह रहा है, इसको सेकंड राउंड के लिए हम होल्ड करेंगे, सेकंड राउंड के लिए होल्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट टेंजेंट टू द पैराबोला इंक्लाइंड एट द एंगल। चलो 2 इन्फॉर्मेशन दी गई। पैराबोला छोटा दिया गया है, इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री, है ना, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, टेंजेंट और पैराबोला। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y dy ओवर dx कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ गया, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा भाई? ये टेंजेंट का स्लोप ही तो निकलता है, कर तो किसी डिफरेंशिएट कर दो, 2 अपॉन y आ जाएगा, यही तो निकलता है। बोलो भाई। और डी बाई डी एक्स कितनी वैल्यू दे रखी है? 1045, ये देखो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ क्या y की वैल्यू नहीं आ रही? काफी टफ क्वेश्चन है। y की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू कर्व में रखोगे 2, तो 4, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, बस मुस्कुरा दो, यही क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। डी ऑप्शन का करेक्ट करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें सोचना क्या था? टेंजेंट की बात कर रही थी, एंगल भी दिया गया था, तुमने डिफरेंशिएट कर लेना था, डी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी, कहानी इतनी सी थी इसकी। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या कहानी बता रहा है, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो, इलिप्स और हाइपरबोला जैसे ही दिखे तुरंत तुम गोली की रफ्तार से क्या करोगे? इधर 1 लाओगे। जैसे इधर 1 लाओगे, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा। 25 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखोगे क्या बोल रहा। बोला डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। तुम्हें ए की वैल्यू निकालना मैं सिखा के आया था, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 9 प्लस 3, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। बात समझ में? और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है? 2a ही होता है, यानी 4√3 कितना आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बोनस क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? बोनस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स, ये इलिप्स की देखो इक्वेशन दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, मैं तुम्हें बता के आया हूं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था, एक फोटो खींच के डाली थी, उसमें बताया था। ठीक है, तो ए हम मेजर वैल्यू को लेते हैं, यानी 5 को ले लेंगे, और बी किसको ले लेंगे? 3 को ले लेंगे। मैं सिखा के आया हूँ, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा, तो सबसे पहले ए का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता के आया हूँ कि इसका स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना? ये ए इक्वल टू 4 आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। ए की वैल्यू पता है 5, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/5। ये बोनस क्वेश्चन है, मैं फिर से बता के आया हूँ, ये क्वेश्चन छूटने ही नहीं चाहिए। और ये डायरेक्ट अप्रोच में तुमको बता के आया हूँ, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के लिए। क्या कि इलिप्स में बीच में माइनस हो जाएगा, इलिप्स में बीच में क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, और हाइपरबोला में क्या होगा? हम लोग प्लस करते हैं, इलिप्स में माइनस करते, हाइपरबोला में प्लस, दोनों वैल्यूज। बात क्लियर? ये भाई ए स्क्वायर लिखा था, ये बी स्क्वायर लिखा था, इन्हीं दोनों को प्लस कर देना हाइपरबोला केस में, और माइनस करना है इलिप्स के केस में। बस इतनी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं और क्या है कहानी। ये लिख रखा है,
इफ अ लाइन इन 3 dimensions make angle alpha beta gamma with positive direction of the coordinate axis। देखो सिंपल सी बात पता होती है, अल्फा बीटा गामा तुम्हें आइडेंटिटी है, ये बात भी पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ये 1 होता है। तो एक बात यहाँ तुम्हें डायरेक्ट पता होगी कि 1 कब देगा, अल्फा बीटा कितने एंगल पे देगा, जो मैथमेटिकल कॉमन सेंस में बताता कि अगर ये 45 डिग्री 60 डिग्री हो जाए, है ना, ये 45 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1/4, 45 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम 60 45 60 किसी भी एंगल की वैल्यू चेंज करके ले सकते हैं। बात पता चले, तो वही काम हमें यहाँ पे कर लेना है, सेम काम यहाँ पे कर लेना है। ये इसका पहला मेथड हो गया। जैसे इसमें 45 और 60 तुम यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी दे देगी तुम्हें, ठीक है, उसे कैलकुलेट कर लोगे, 45 60 करोगे और यहाँ पे 45 माइनस 60 करोगे। दूसरा तरीका तो मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला ये लिखा है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे रहने दोगे, यहाँ पे लिख लोगे माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिख लोगे। और ये बात तुम्हें पता है, अभी जो आइडेंटिटी लिख के आए थे कि इनकी जगह क्या लिख सकते हो, इनकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा और माइनस का। सब कुछ भूल जाओ तो ये याद रखना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, बी ऑथेंटिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, केवल एक स्टेप का था। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें आइडिया है, या तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। तुम यहाँ से वैल्यू पुट करते देखते वैल्यू कितनी आई और ऑप्शंस में कितनी वैल्यू दे रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से ये हो जा रहा था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, वर्टिसेस दिए गए हैं रेक्टेंगल के, ये मैं तुम्हें सिखा के आया हूं कि इसका एरिया 2-3 तरीके से तुम निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर लिख लो, एक साइड हो जाएगी, और बी सी वेक्टर लिख लो, दूसरी साइड हो जाएगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो तो वो रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है। अगर 3 वर्टिसेस दिए गए, हाफ कर दो तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। अगर इतनी बात पता है तो अब ये दोनों वेक्टर लेस करके तुम्हें बहुत स्पीड से लिखना आना चाहिए। इसको इससे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1। और इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना और मैग्नीट्यूड, तुम सीधे डायरेक्ट इस स्टेप को लिखोगे, सीधे सीधे इस स्टेप को लिखोगे। पहले को छुपा लेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 3 और फिर माइनस का 1 तो 4, माइनस का 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। सीधे सीधे तुम लिखोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस 49, ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा √66, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के तुमने वेक्टर निकाला था उसका मैग्नीट्यूड इतना हमने लिख लिया सीधे सीधे और सी ऑप्शन टिक कर दिया। तो ये स्मार्ट अप्रोच तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हम वेक्टर की हेल्प से एक रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। या इसी केस में ट्राइंगल दिया होता तो उसमें केवल हमें हाफ करना होता, 1/2 √66 वो ट्राइंगल का एरिया हो जाता। और क्रॉस प्रोडक्ट स्मार्टली कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे विदाउट आई जे के या डिटर्मिनेंट यूज करके। ये सारी बातें मैं तुम्हें 10 कदम में सिखा के आया हूं। चल आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू दी लाइन। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, क्योंकि इसमें पी क्यू आर क्वेश्चन है, मैंने कराया है, हालांकि तुम्हें 10 कदम में क्वेश्चन कराया है, इसको भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड राउंड के लिए इसको रखते हैं। कॉस टू थीटा की वैल्यू पूछा है, वाई के साथ में एंगल पूछा है, सेकंड राउंड के लिए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखा, फिर से 3D का दिख गया, देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट वॉइंट रख के काम चल पाएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, क्योंकि सबसे पहली प्राइमरी तुम्हारा दिमाग वहीं जाना चाहिए। बोला एक प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जो 1,1 से पास हो रहा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन। मैं तुम्हें सिखा के आया है कि अगर कोई प्लेन है, उसकी इक्वेशन लिखी है 3x + 2y + 6z, तो 3 to 6 क्या है, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो है उसके डायरेक्शन रेशियोज। या कहा जाए कि एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 है, तो प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट वही हो जाएंगे। इतनी बातें अगर तुम्हें पता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
अगर ये परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो प्लेन कैसा लिखा होगा, 3x 2y प्लस जेड टाइप से प्लेन तुम्हारा लिखा होगा। अब केवल दो ही प्लेन ऐसे लिखे हैं, इसको कट कर दोगे, इसको कट कर दोगे, डी और बी इक्वल टू डी कर लोगे, है ना। अब दो ऑप्शन की कहानी बची। देखो ये क्वेश्चन कितने आसान होते हैं कि कितना कम कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ता है। 1,1 से पास हो तो रख दो इसमें, जैसे रखोगे तो डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। भाई 3 1 जा 3, 3 2 और 1 6 आ गई। बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें बस इतना ही करना है, तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा एक्सिस के साथ में बना रहा है। देन व्हाट इज द ए डॉट बी इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। वेक्टर से कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, सारे सेकंड राउंड में क्वेश्चन करने वाले हैं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये मैंने तुम्हें 10 कदम में कराया भी है कि कोप्लानरिटी कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन देखते तुम्हें दो स्टेटमेंट दिखे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड करते कि हम सेकंड राउंड में इसको करेंगे आके। अगर बहुत तुमने अच्छे से करके रखा है तो उसको कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखते हैं, कुछ वेक्टर के क्वेश्चन आसान भी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, बोला ए बी और दिस वन आर यूनिट वेक्टर्स, व्हाट इज ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का रिलेशन से पूछ रहा है। तुम्हें पता है कि ए क्रॉस बी किस में आता है, ए क्रॉस बी आता है इक्वल टू ए डॉट बी को वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा और मॉड ए मॉड बी। ए मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, साइन थीटा हो गया और ये 1 है और ये भी 1 है, सारे यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई/2। यानी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यही तो हुआ, थीटा 90 आ रहा है उनके बीच का। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी। कभी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये बात तुम्हें मैं बता के आया हूँ, तुम्हें बातें पता भी होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक बात है, छोटी छोटी बेसिक बातें अगर पता है तो क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन नहीं होते। ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ द टू आइटम्स। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है, इसको सेकंड राउंड के लिए रखते हैं। ये चीजें पहले इसी वजह से मैंने पेपर लिया, बोला ना स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास पीपीटी का भी ऑप्शन था कि क्वेश्चन, जैसे मैंने 30 मिनट सीरीज कराई थी, लेकिन मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा। इसमें सारे क्वेश्चन भी तुम्हें दिखते रहेंगे और चीजें भी होती रहेंगी। ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है इसमें टफ है, लेकिन इनको सेकंड राउंड के लिए हम रखते हैं क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन तो मैंने बताया था, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनको होल्ड कराते हैं और रखते हैं सेकंड राउंड के लिए, देखते हैं आसान वाले क्वेश्चन कहाँ पे है। यही तो सिखाना है तुम्हें, यही सिखाना है कि बेटा पैनिक लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे क्वेश्चंस उसमें ढूंढने हैं तुम्हें। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं लिमिट के निकालने के। क्वेश्चन पूछ रहा है, टू आइटम्स उसमें दिया गया, तुरंत तुम्हारी निगाह जानी चाहिए कि किसकी लिमिट निकालना पूछ रहा है। एफ डैश एक्स की लिमिट पूछ रहा है, किस पे, जीरो पे। तो जीरो किस में आ रहा होगा, जो लेस देन 1 होगा इसमें जीरो आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर 1 दे रखा है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, यानी मॉड एक्स इज लेस देन 1, यानी एक्स लाइज बिटवीन 1 और -1, तो जीरो इसी में तो आ रहा होगा। बात क्लियर भी, जीरो मेरे भाई इसी में आ रहा होगा। तो जीरो जब इसमें आ रहा होगा तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, 3x² डेरिवेटिव है। अब इसकी लिमिट निकालनी है x इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। लिमिट की लंका हम लोग निकाल चुके हैं, लगा चुके हैं। बहुत मस्त 10 के दम का चैप्टर वो है, देख लेना जाके, मजा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब देखते देखते क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे, -1 से बड़ी वैल्यू पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, -1 से छोटी वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट। -1 यहाँ पे है, -1 से बड़ी वैल्यू तो यहाँ चली, इस फंक्शन में चली जाएगी। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो क्या लोगे, एक्स स्क्वायर एक बार फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, एक बार एक्स क्यूब सिलेक्ट करेंगे, यही तो करेंगे। और किस पे निकालना है, -1 पे, तो -1 पे +1 वैल्यू आ जाएगी और ये -1 वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तुम्हारा ये नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बात पल्ले पड़ी।
द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल पूछ रहा है x इक्वल टू 1 पे। देखो इसके दो तरीके, 1 पे तो 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू तुम्हारी इस फंक्शन में दे रहा और छोटी वैल्यू उस फंक्शन में देगा। तो 2x और 3x स्क्वायर क्या 1 पे इक्वल आएंगे? ये 2 आएगा, 3 आएगा, नहीं इक्वल आएंगे, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दूसरा, ये क्यूबिक नेचर का है तो कुछ ऐसे बनेगा, इनका दोनों का मिलन 1 पे हो रहा है क्योंकि 1 लिमिट दी गई है। और ये स्क्वायर नेचर का है, क्यूबिक भाई फंक्शन ऐसे तो आता है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ से जाएगा, यहाँ पे हल्का जर्क भी मिल जाएगा, तो जर्क मिल जाएगा तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और डायरेक्ट तुम दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल करा लोगे, 1 वैल्यू पुट कर लोगे, तब भी डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा, जैसे हमने लिमिट की वैल्यू चेक करके निकाल लिया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से हो गए। इसमें क्या, नाइदर 1 नॉर 2, ये टिक करोगे तुम्हारा क्वेश्चन एक हो जा रहा है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। और देखते हैं, ढूंढते हैं डोमेन रेंज, थोड़ा सा इन्वर्स इन्वर्स में दे रखा है, थोड़ी देर होल्ड करो, तुम्हें दोबारा मिलेंगे आके। ठीक है, अभी पहला राउंड में चेक करना है क्या हम 50 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। चल, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि दिखने में केवल डरावने लगते हैं। पूछ रहा है एफ एक्स कितना है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और क्या है जी एक्स कितना है, मॉड एक्स, तो यहाँ लिख लो। इसकी लिमिट पूछ रहा है एक्स टेंस टू 0 पे। मैं तुम्हें हमेशा बता के आया हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर पहले 0 माइनस और 0 प्लस पे वैल्यू निकालनी है। 0 माइनस मतलब निगेटिव, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन निगेटिव 0 से थोड़ी छोटी सी वैल्यू, तो ये -1 आ जाएगा, साइन -1। और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस पे एक्स दे देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा वैल्यू देता है। अब लिमिट निकालेंगे, मॉड क्या, मॉड डंडे हट जाते हैं, फंक्शन वैसे रहता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म होके एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कांस्टेंट वैल्यू दी, और मॉड ने खत्म होके माइनस और प्लस का सिंबल के साथ फंक्शन दे दिया। जैसे इसमें लिमिट 0 रखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, मतलब लिमिट 0 आएगी इसकी। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई, हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन क्वेश्चंस को छोड़ना ही नहीं है। ये भी फ्री फंड का क्वेश्चन है। एफ एक्स क्या दे रखा था, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी एक्स कितना दे रखा था, मॉड ऑफ एक्स। इसकी लिमिट किस पे निकालनी, एक्स टेंड्स टू 0। काम इसमें भी वही करेंगे, 0 माइनस और 0 प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे थोड़ी सी, तो क्या देगा, साइन, साइन 0 दे देगा, साइन 0 मतलब 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन एक्स, है ना, पॉजिटिव वैल्यू पे। क्लियर, एक तो वैल्यू ये आ गई। और निगेटिव पे क्या देगा, निगेटिव पे जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो साइन -1 देगा, अपॉन, अपॉन क्या देगा, अपॉन माइनस का एक्स दे देगा। अब देखो बच्चा, ऊपर तो एक वैल्यू आ रही है, ऊपर क्या आ रहा, एक वैल्यू आ रही, -1 आ रहा, -1/0। कोई अनडिफाइंड टाइप से वैल्यू नहीं आएगी जब लिमिट की वैल्यू रखोगे, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड टाइप की वैल्यू आएगी मेरे भाई। ये कैसी आएगी, नॉट डिफाइंड टाइप की वैल्यू आएगी। तो ये डिफाइन नहीं हो रहा, और ये वैल्यू कितना दिया दे रहा है, ऊपर 0 दिया दे रहा, नीचे मॉड हटाओगे 0, तो ये तो खैर ठीक है, 0 आ जाएगा, पहले ही लिमिट लगाने से पहले ही 0 आ रहा, लेकिन ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ ना भाई, फिर से समझ लो, माइनस साइन 1/x लिखा है, तो जब लिमिट रखने जाओगे तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट टाइप से आएगा, अनडिफाइंड आएगी। और ये क्या आ रहा, हमने लिमिट नहीं लगाई है, तो लिमिट से पहले लगाने से ही 0 हो जा रहा ना, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 दे रहा है भाई, प्लस वैल्यू 0 प्लस पे, तो पहले ही 0 हो जा रहा, लिमिट हमने नहीं लगाई, इसमें लिमिट लगाने गए तब पता चला नॉट डिफाइंड है। तो क्वेश्चन में कुछ समझाते भी चलेंगे, भले ही 2-4 मिनट ज्यादा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी फ्री फंड के हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन बोला है, डोमेन फंक्शन की क्या है भाई, ये चुपचाप इसको ड्रॉ कर लोगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। ना ड्रॉ करना आता तो इसको 0 रखो तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 पे इसका वर्टेक्स होगा, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्वेश्चन ऐसे भी स्टैंडर्ड में यूपीएससी ने पूछे। इसका डोमेन क्या है, पूरी एक एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है भाई, तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो -∞ टू इनफिनिटी, सी ऑप्शन 100% सही। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं, ये x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 3, क्या यही पॉइंट होगा, ये कैसे पता करें, तो यहां तक x3 था, सिमेट्री बन रही है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या 6 नहीं हो जाएगा, इसका बेस 6 हो जाएगा भाई, सिमेट्री से हमको तुरंत पता लग जाता है।
तो 1/3 इंटू 6, 1/2 इंटू 6 इंटू 3 बेस इंटू हाइट, ये हाइट कितनी 3 है, क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू 3 है, ये बात तुम्हें कंफर्म है। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसमें रख दो, x इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 3 आ रहा, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहीं से लाइन जाएगी। तो छोटा सा फिगर बनाने का तुम्हें आइडिया पता है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फिर 3 9 स्क्वायर, ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से देखते ही देखते तुम्हारे हो जा रहे हैं। अगर तीसरा ऑप्शन इसमें बनाता डिफरेंशियबिलिटी का, x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशियल पूछ लेता है, नहीं पूछता, वो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता। दो क्वेश्चन हो गए, चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा इसमें इफ दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू, क्वेश्चन करने वाला है लेकिन सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन कोडोमेन, चलो इसको सेकेंड राउंड में करेंगे। क्वेश्चन ये देखते हैं। कुछ क्लासेस का भी डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि ज्यादा क्लासेस हो गई हैं, इस वजह से आज मॉर्निंग में ये इवनिंग क्लास रखी गई है ना, बट कंटेंट तुम्हारे लिए तैयार हो रहा लगातार। लिमिटेशन है इस वजह से बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं आ पाता, लेकिन जितना भी आएगा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, इस बात को मेरे भाई तुम याद रखना। फॉग और गॉफ यूपीएससी बहुत पूछता है, फेवरेट फंक्शन का फेवरेट टॉपिक है। बोला फंक्शन में फिर से वही फंक्शन पुट कर दो, यानी एक्स की जगह पे फिर से पूरा फंक्शन पुट कर दो। एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसकी लिमिट पूछ रहा है 1 पे। सिंपल सा फंक्शन है, 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, -1 लिमिट आ गई। क्वेश्चन ये कितने आसान होते हैं, क्वेश्चन आसान बहुत होते हैं मेरे भाई। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ये एक पैराबोला लिखा है। सिंपल सी अगर तुम्हें बात पता है तो लिखा क्या है, ये पैराबोला लिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। और पैराबोला भी किस टाइप का, ये सिंपल सा इस टाइप का, ये -1 और 1 पॉइंट हो जाएगा इसका एरिया पूछा गया, ये एरिया पूछा गया। दूसरे क्वेश्चन में केवल एरिया पूछा गया है। चुपचाप क्या करोगे, -1 से 1 एक्स स्क्वायर -1 dx, इसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स और 1, -1 से लिमिट चल रही 1 पुट करोगे, 1/3 -1 पुट करोगे तो माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस का 1, बाहर माइनस लगा था तो माइनस का 1। ये कैलकुलेट होके क्या देगा, 2/3 माइनस का 2 यानी 4/3, 4/3 सी ऑप्शन टिक करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा है हो गया, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। बात पता चली, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन ये लिखा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर इसको होल्ड कराते हैं, हालांकि क्वेश्चन आसान है, आराम से कर लोगे। साइन इनवर्स 3x का फॉर्मूला लिखा है, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाँ, लिमिट लिमिट वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा है। कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x, 2x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पे हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल इंक्रीजिंग है ना। एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, नहीं, इसका ग्राफ तुम्हारे माइंड में खट से चला जाना चाहिए, ये ग्राफ चला जाना चाहिए। ये लोकल मिनिमम देगा, मैक्सिमम तो कभी देगा ही नहीं, वो भी 0, ठीक है। 9 वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू 9 वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0 पे, तो लोकल मिनिमम देगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिट पे जाता है, मैक्सिमम कभी नहीं देगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही। इंक्रीजिंग फंक्शन है जब x पॉजिटिव है, हालांकि इसमें ओवरऑल बता दिया, चलो कोई बात नहीं, हम केवल 1 को ले लेंगे, इसमें कंफ्यूजन होगा इसमें, क्योंकि यूपीएससी बाद में कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी करता है, ठीक है। अब पहले पे आते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, जैसे तुम इसमें 0 रखोगे तो ये √9 आ जाएगा, √9 मतलब 3 - 3, और नीचे भी 4 - 4 मतलब 0/0, एल हॉपिटल रूल इसमें लगेगा, तुम मुस्कुराओ, एल हॉपिटल से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं तुम्हें एक फास्ट मेथड भी बता के आया था कि रूट में दिखे तो 1/2 रूट पूरा लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना, माइनस का 3 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का दोबारा करेंगे तो ऊपर 2x आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, अपॉन में क्या आएगा, 1/2 पूरा पूरा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7, और दोबारा करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
हो क्या गया ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, एक्स लिए 0 फिक्स कर दोगे, है ना। तो √16 हो गया, ऊपर हो जाएगा और √9 नीचे हो जाएगा, तो देना आ गया 4/4/3 टिक करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इसमें एक स्टेप की कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था, इससे ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन तुमसे छूटने नहीं चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर से। हाँ, ये कंपोजिट फंक्शन स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार देता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आसानी से हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्या दे रखा है, एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, चलो अच्छी बात है। और एफ एक्स F2 = 3 ये कांस्टेंट दे रखा है। तुम्हारा माइंड एक बार जाएगा कहीं ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है, कहीं ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं दे रखा है। चलो, तो काम क्या करोगे, काम तुम इसमें कर क्या सकते हो, अगर दूसरा माइंड में क्या जाएगा कि एक्स और वाई जेड की कोई सिंपल सी वैल्यू लो, एक्स वाई की वैल्यू 1 ले लो, तो देखो क्या मिलेगा। तो मिल जाएगा F2 की वैल्यू इतनी दे रखी है, F1 मिल जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और F1 यहाँ पे हो जाएगा, F1 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1 कितना आ गया, F1 1 आ गया। F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू 1 आ गई। चलो, रुक जाओ यहाँ पे। अब जरा देखो कि अगर x = 4 ले लो और y = 2 ले लो, तो क्या मिलेगा, x/y है, F2 मिलेगा, और उधर कितना मिलेगा, F4/F2। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि F2 की वैल्यू दी गई है 3 और 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी F4 की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यही पूछ रहा है, एक ऑप्शन में तो यही पूछ रहा है, F1 × F4, तो 9 × 1 तो 9 हो गया। अब क्या पूछ रहा, 16 पूछ रहा, मतलब यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो x को क्या लोगे, 16 लोगे, और y को क्या लोगे, 4 ले लोगे, ठीक है। y को 4 ले लोगे, क्यों, क्योंकि इस तरफ सोल्यूशन हो जाएगा, x 16/4 तो 4 हो जाएगा, और ये 16 हो गया, और 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि 4 की वैल्यू हम निकाल के आए, तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 = F16, यही वैल्यू पूछ रहा था। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ो। बस थोड़ा सा सोचने से क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से निकल आते हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हर साल हर पेपर्स में देता है। बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हारे सामने पेपर से ही करा रहा हूँ, पूरा पेपर खोल के बैठा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ये लिख रखा है, Fxy = Fx + y फॉर ऑल रियल वैल्यूज, F5 = 10। फिर से तुम्हारा माइंड वहीं जाएगा कि कहीं कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं। एक बात और याद रखना, अगर कांस्टेंट फंक्शन है, F1 = 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, F-5 = भी 5 होगा, F100 = भी 5 होगा। कांस्टेंट फंक्शन कभी चेंज नहीं करता, हमेशा सेम रहता है, और दो फंक्शन की वैल्यूज हमेशा सेम आएगी, यानी F1 की वैल्यू और F100 की वैल्यू सेम आएगी। तो इस पे थोड़ा सा जो दिया गया है उसको करके देखते। 1 पुट करो एक्स और वाई की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और ये किधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो, F1 F2 दो फंक्शन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसकी ज्यादातर चांसेस है कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। चलो, कोई एक वैल्यू और पुट कर लो, 2 पुट कर लो एक्स वाई की जगह, तो 4 हो जाएगा, और F4 हो जाएगा, है ना। जो भी पुट करोगे वैल्यू जो सेम ही आएंगी दो फंक्शन की, ऑलवेज। तो क्या कांस्टेंट फंक्शन है। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, हो गया दूसरा, F0 की वैल्यू भी मेरे भाई 10 होगी, डी ऑप्शन टिक करोगे। चलो, अगला क्वेश्चन, इस पे क्या बोल रहा, बोला F20 - F20। F20 कुछ भी हो वैल्यू कितनी आएगी, कुछ भी हो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू तो 20 ही आएगी, है ना। वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 10 ही आएगी, और इसकी वैल्यू भी 10 ही है, क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है, 10 10 20, इसी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो, क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, हमारी यूएसपी यही है, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जो बात काम की लगे केवल उतनी बात करनी है, टाइम हमें वेस्ट करना ही नहीं है। क्वेश्चन ये दे रखा है, मैं तुमको बच्चा खूब बता के आया हूँ, किसमें, 30 मिनट सीरीज में बता के आया, 1 मिनट सीरीज में बता के आया हूँ, कि क्वेश्चंस तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के नहीं छोड़ने हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, हमको इंटीग्रेट करना है, √2 √3, इसके बीच में कोई डिजिट का गैप नहीं है, ठीक। तो काम क्या करोगे, √3 फंक्शन में पुट करके देखोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अब 3 3 हो जाएगा,
और 2 पुट करके देखोगे, रूट 2 पुट करके देखोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इनके बीच की कोई इंटीजर वैल्यू छूटी नहीं है, तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू इसकी फंक्शन की कितनी आएगी? 2 आएगी, 2 dx। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा है तो तुम कर नहीं पाओगे भाई, देखते देखते रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका तो x ही आएगा डेरिवेटिव ना। तो हमने बी ऑप्शन टिक कर देना है, चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाए। इसी पे 100 क्वेश्चन बेस्ड है, इसी कहानी पे क्वेश्चन नंबर 100 बेस्ड है। 100 में क्या बोला है, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। अब टू पुट रूट 2 पुट करोगे फंक्शन में तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी बीच की कुछ लिमिट्स छूट गई, 2 और 4 के बीच में 3 छूट गया। चल करते, तो रूट 2 से हम ले गए इसको रूट 3 पे, इनके बीच में फंक्शन क्या देगा? फंक्शन वैल्यू 2 देगा, जो हम पीछे वैल्यू निकाल के आए हैं। और रूट 3 से ले गए हम रूट 4 पे, 2 को रूट 4 लिख सकते हैं। बस अब कोई इंटीजर बीच में छूटेगा नहीं, कोई भी इंटीजर छूटेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 रूट 3 माइनस रूट 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू होगी रूट 4 माइनस रूट 3। सॉल्व करोगे, 2 लिखा है, ठीक है, तो आ जाएगा 6 है, 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 6 माइनस रूट 3 माइनस 2, ये इसका सोल्यूशन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन कौन से आसानी से कर सकते थे। इसमें बना है ये टेबल, थोड़ी सी वैल्यूज निकालना टफ होता है, लेकिन क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं, एफर्ट डालते, कोई बात नहीं, इसको सेकंड राउंड के लिए रखते हैं। मोस्ट, ये तो फ्री में हो जाता है, क्वेश्चन देख के ही हो जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो ये क्वेश्चन हम देखेंगे बाद में सेकंड राउंड में, अभी फिलहाल देखते हैं कौन से आसानी से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चल आसानी से होने वाले क्वेश्चन देखेंगे, देखेंगे आसानी से क्वेश्चन हमारे कौन से हो रहे हैं। ये आ गए, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरेंस, थोड़ा सा लैंग्वेज में लंबी और चीजें दे रखी, थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, देखो क्या आसान क्वेश्चन भी कुछ है। ये तुम्हें दिख गया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 20। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला जितना मीन है उसमें से ईच ऑब्जर्वेशन में से जो घटा रहे हो मीन में भी घट जाएगा। तो 50 माइनस क्या करोगे, 5 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ जाएगा? 45 डिवाइड बाई 20, यानी 2.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए ऑप्शन टिक हो जाएगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए। कहते हैं स्टेट प्रोबेबिलिटी में कई क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन ही थोड़ी सी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा क्वेश्चन सही करा देगी, ठीक है, तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला देगी, हाँ क्वेश्चन निकल आया, उसका एक अलग से। देखो ये क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा, इस टाइप की यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है, इफ 5 is added to each observation and then divided by 20, then what will be the new standard deviation? देखो मेरे भाई एक बात याद रखो कि नो चेंज इफ चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन में चेंज हो रहा है तो किसी भी तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज दो ही तरीके का होता है, एक तो स्केल में हम चेंज करते हैं, एक तो ओरिजिन चेंज करते हैं, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। स्टेट में बातें बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, तो जो पहले आएगा स्टार्टिंग वाला वही आ जाएगा। 10 आ रहा था और 20 कितने हैं, डिवाइड बाई 20, तो कितना आ रहा है 0.5, ये तभी भी 0.5 आएगा जब ये आप इतना इसमें एक्स्ट्रा चीजें करोगे, तब भी 0.5 ही आएगा, तभी क्या आएगा 0.5 ही आएगा। मेरे भाई प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास तुम याद कर लो, 15th 10 का दम, तुम ही सबने बोला था, फोन भी किया था कि मजा आ गई। आप ये क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर रटने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज कभी भी रटो मत, मैं तुम्हें खूब सिखा के चिल्ला चिल्ला के आया हूँ, रटोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सब दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी तो इसकी वैल्यू तुरंत फार्मूला सीधे सीधे लिखोगे, क्या कि पी, अब बी में से नॉट वाला घटाएंगे, पीवी माइनस 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखोगे अपॉन, नीचे नॉट ए आएगा तो 1 माइनस पी ए लिख लोगे, बस वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। इसकी वैल्यू 1/2 दे रखी है, इसकी वैल्यू -1/4 दे रखी है, 1 माइनस 1/3, क्लियर। तो ये 3/8 तुम्हारा सब कैलकुलेट होकर दे देगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो से गलत
किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। लास्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो पता लग पाएगा क्वेश्चन कैसे हैं, कहाँ के किस टाइप के क्वेश्चन। ये भी वही करना है। ये तो सीधे सीधे मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? इसको क्या लिख लोगे? इसको लिख लोगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। खूब याद करा क्या है इसका फॉर्मूला, पूरी दुनिया जानती है। क्या? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना? वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल सा मसला है, वैल्यू केवल रखना है। ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/4 माइनस 1/4। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना? और ऊपर ये सब कट पिट के तुम्हें 5/12 लिख देगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन ये देखते हैं, प्रोबेबिलिटी की पाठशाला में तुम्हें जबरदस्त बताया था, मैं खुद मजा आई, तुमने खुद मैसेज किए, फोन किए, वो क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना। सैंपल स्पेस तुम्हें सिखाया था, 2 डाइस अगर रोल की यानी फेयर डाइस है 6x6 लिखोगे। बोल क्या रहा? नंबर्स ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से बड़ा ही लेंगे। क्या लेंगे? 8, 9, 10 और 11, 12, इतने तो सम हो सकते हैं। तो बड़ा पहला क्या होगा? 2 से स्टार्ट करो, 2 6 हो गया, तो 2 केस ये हो जाएंगे, 6 2 भी तो होगा, बार बार लिखना नहीं, केसेस कम लिखो यहाँ पे। 8 हो गया, और फिर क्या लिखोगे? 3 5 हो गया, तो 2 केस ये हो जाएंगे, 5 3 भी होगा। 3 6 होगा, 2 केस ये हो जाएंगे, चलो अच्छी बात है। 4 4 भी तो होगा एक केस, और एक केस 4 5 हो जाएगा, ये 2 केसेस बन जाएंगे, 5 4 भी। और 4 6 होगा, 2 केसेस ये बन जाएंगे। 5 आ जाओ, 5 5 एक केस होगा, तो एक 5 6 भी बनेगा, ये 2 केस बन जाएंगे। और एक 6 6 बन जाएगा, एक केस ये बन जाएगा। इनका सम करते हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। 15 आ गया, 15 हम लिख लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5/12 बी ऑप्शन आ गया, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। केवल इसमें इतना ही टाइम लगाने की तुम्हें जरूरत थी, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन भी तुमको मैं बता के आया हूं कि इसमें तुम्हें तुरंत तुरंत क्या दिखना चाहिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो बताया था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें कायदे से बताया था कि तुम्हारी निगाह किस पे जानी चाहिए, कि मीन दे रखा है, मीन 200 है, यानी एनपी इक्वल टू कितना है? 200। वेरिएंस कितना है, यानी एनपी क्यू कितना है? बोलो भाई 160 है। तो दोनों को डिवाइड करोगे और तुरंत तुरंत तुम्हें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5 आ जाएगी। जैसे क्यू की वैल्यू आई, पी की वैल्यू 1 माइनस क्यू कर दोगे तो 1/5 आ जाएगी। पी और क्यू की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता लग गई, एन की वैल्यू पता लग जाएगी। एन इंटू पी यानी 1/5 इक्वल टू 200। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हिट कर दोगे। मैं तुम्हारे साथ 60 क्वेश्चंस ये देखे 2025 पेपर 1 के सेकेंड राउंड में हम और भी क्वेश्चन निकालते, लेकिन ऐसे तुम्हें 60 क्वेश्चन हर एक पेपर में नहीं छोड़ने हैं। 30 मिनट सीरीज तुम्हें बहुत फायदा की थी, तुम्हारा माइंडसेट बनाई थी। ऐसे ही बचे 6-7 दिन में ये तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें कम टाइम में एक ऐसा एपिसोड मिल जाएगा जो 50-60 क्वेश्चन का पूरा माइंडसेट बना देगा। हम नए क्वेश्चंस कराएंगे सेशन में, क्योंकि खुद ही अकेले करना रहता है, कुछ इधर उधर होता है, तो उसके लिए मैं तुमसे अपने दिल से माफी मांगना चाहता हूं कि कुछ अगर लेट लपाट हो जाए तो उसके लिए सॉरी। अदरवाइज कंटेंट जितना दूंगा तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिलेगा, तुम्हारा बेनिफिट होगा, तुम्हारा फायदा होगा। रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना चैनल को और प्रमोट भी कर देना। जय हिंद।